सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन अपना HRM के कोर्स का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय रिटेंशन। आपको याद होगा हमने जो लास्ट लेक्चर से पहले वाला लेक्चर पढ़ा था वो था लेक्चर नंबर 44 जो था हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर। हमने ये देखा था कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के क्यों जाना चाहता है, क्यों जॉब छोड़ के जाता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये कि हम कोशिश करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हम रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। उसको हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, रोक के रखना है। तो यही अपना आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय को रोक के रख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब क्या है, जहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुकना चाहता है, वो उसमें काम करना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, या यूँ कहें वो अदर जॉब के सोर्सेज भी सर्च नहीं करता। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फैक्शन नज़र आता है, तभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुकेगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि रिटेंशन का अपोजिट होता है टर्नओवर, यानी कि जहां वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाह रहा है। तो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ता है ये भी हमने पढ़ा है। अब हमें कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरी है। अगर हम एम्प्लॉय रिटेंशन की तरफ इस टॉपिक को पढ़ेंगे या हम एम्प्लॉय रिटेंशन को देखना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि हमें हमारे वैल्यूबल एम्प्लॉय को रोकना है, उसको रोक के काम करवाना है, वो हमारे साथ जुड़ा रहे, ये हमें कोशिश करनी है। ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे मैनेजमेंट हो, उनको सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि उनके लिए वैल्यूबल एम्प्लॉय कौन है और एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय कौन है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितना सपोर्ट करता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्या वैल्यूबल एम्प्लॉय कर रहा है या नॉन वैल्यूबल एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट कर रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय या वैल्यूबल एम्प्लॉय। तो आप किसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वैल्यूबल एम्प्लॉय को रोकना चाह रहे हैं या नॉन वैल्यूबल एम्प्लॉय को आप रोकने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और इन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करते हैं और जितना भी समय काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज़ के साथ अपने टाइम को इन्वेस्ट करती है, मनी को इन्वेस्ट करती है, उनको तरीके से समय समय पर ग्रूम करने की कोशिश करती है, उनको डेवलप करती है, उनके अंदर ट्रेनिंग देती है ताकि वो सिचुएशनल पे रिएक्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी आपको आपके अंदर या आपके साथ टाइम और मनी का इन्वेस्टमेंट करती है। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिज़ाइन दे दिया और यदि वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी आपकी कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर गया तो क्या ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर की बात हो रही है या नेगेटिव में बात जा रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ के बारे में जाने कि उनके वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ कौन है और उनको रिटेन करने की कोशिश करें और उनके रोकने के लिए एफ़र्ट्स दिखाएं और वो एफ़र्ट्स उन एम्प्लॉयज़ को नज़र आने चाहिए कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट हमें रोकना चाहता है। जब एम्प्लॉय आपके यहाँ लंबे समय से काम कर रहा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर हो जाता है, जैसे आपकी कंपनी की पॉलिसी, आपकी कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट, आपका करने का मैनेजमेंट का स्टाइल, आपकी एक्सपेक्टेशंस, गाइडलाइंस, ये सब चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है और उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है। एक HR मैनेजर को पता है कि हायरिंग का प्रोसेस कितना मुश्किल होता है और इसमें टाइम के साथ साथ कितने ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट होते हैं। तो यदि हम अपने वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ को ही रोक के रखें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं।
ये भी कई बार ऑब्जर्व किया गया कि कुछ इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रुक के काम करें और लंबे समय तक काम करें। यदि वो इतने इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करते हैं ना, तो उनकी लॉयल्टी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है और इसको देखते हुए अदर एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं। फिर आता है कि यदि हम पुअर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हमारे को अगर हम पुअर एम्प्लॉयज़ को रिटेन रख रहे हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपकी जो कंपनी की नॉलेज है वो उसमें नज़र नहीं आती। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉय नौकरी छोड़ेगा, वो आपके साथ अपने साथ कुछ कीमती इन्फॉर्मेशन ले जाता है, जैसे आपकी कंपनी के बारे में सीक्रेट्स, आपके कस्टमर्स का डेटा, आपके करंट प्रोजेक्ट्स, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो उसके पास होती है। तो यदि एक ऐसा पुअर एम्प्लॉय है जो छोड़ रहा है, तो हो सकता है ये डेटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके कॉम्पिटिटर को लीक कर दे। ऐसे ही आपके इंटरप्शन ऑफ कस्टमर सर्विस, आपका कस्टमर और आपके क्लाइंट से ही आपका बिजनेस चल रहा है और ये आपके कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और आपने सभी ने मार्केटिंग में पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर आपने देखा था जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी एम्प्लॉयज़, ये कंपनी की इमेज को शो करते हैं। तो जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो डायरेक्ट कंपनी के साथ डीलिंग नहीं करते, इन एम्प्लॉयज़ के साथ डीलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो आपका वैल्यूबल एम्प्लॉय समझ सकता है, पर एक पुअर एम्प्लॉय वो इस रिलेशनशिप को कभी नहीं समझेगा। वो ये नहीं समझेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इन एम्प्लॉयज़ या इन कस्टमर्स का और आपका कितना रोल है। अब आती है रिटेंशन स्ट्रेटजीज। जो आपके यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको हमें कैसे रिटेन रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, उनको आप चैलेंजेस दीजिए, चैलेंजिंग वर्क दीजिए। अगर आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो लगातार टॉप परफॉर्मर है, तो आप उसके लिए नए वर्क असाइन करिए। आप उसको हमेशा किसी ना किसी नए टास्क में इंगेज रखिए। ये जो स्ट्रेटेजी होगी उससे उसके कैरियर के अंदर डेवलपमेंट होगा। वो अपने बारे में सोचेगा, वो अपने कैरियर के फ्यूचर के बारे में सोचेगा और इसके साथ साथ वो नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए भी काम करेगा। तो अगर आप उसको चैलेंजेस दे रहे हैं, चैलेंजिंग वर्क दे रही हैं ना, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल कंपनी का उस एम्प्लॉय पे पड़ेगा। वो आपके साथ उतना रुक के टिक के काम करना चाहेगा और आपकी तरफ उसकी जो लॉयल्टी है ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर ट्रेन देम इन क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल्स। एक बार आपका एक एम्प्लॉय कोई एक्सपर्ट हो गया है किसी एक फील्ड में, तो अब समय आ गया है कि उसको आप अलग अलग क्रॉस डिसिप्लिन वाले एरियाज़ में भी काम कराइए। इससे क्या होगा, उससे उसके एक मन में विचार ये नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ, अब मुझे किसी और कंपनी को सर्च करना चाहिए। यदि वो नए नए चीज़ें करेगा, अलग अलग फील्ड में काम करेगा, नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेगा ना, तो वो हमेशा उनको उस काम में बिजी रहेगा और आप अपने परफॉर्मर को कभी नहीं खोएंगे। इसके अलावा डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट अ सक्सेशन प्लानिंग। आपको याद होगा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सक्सेशन प्लानिंग, जिसके अंदर हम लोग अपने पोटेंशियल कैंडिडेट को फ्यूचर की जॉब्स के लिए तैयार करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पर्सन फ्यूचर में जॉब्स के लिए एलिजिबल रहेगा। तो आप अपने पाइपलाइन के अंदर ऐसे टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट को रखिए जो फ्यूचर में सडनली होने वाली जॉब्स क्रिएशन में रोल प्ले कर सकते हैं। तो यदि आप उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में रखते हैं और आपके पास ये पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, तो आप अपना रिक्रूटमेंट करने का जो टाइम है ना उसको बचा सकते हैं, क्योंकि जितना समय आपकी जॉब वैकेंट रहेगी उतने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कम अचीव होंगे। फिर आता है आपका एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज परफॉर्मेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप उनको अच्छी पर्क्स और बेनिफिट्स ऑफर करिए। आप उनको पर्सनल लेवल पे चीज़ों का अप्रिसिएशन दीजिए। यदि उसको एवरेज एम्प्लॉय है भले ही, पर यदि उसको लगता है कि मेरी जॉब सिक्योर है, मैनेजमेंट मुझे रोकना चाह रहा है,
तो वहाँ भी वो अपनी लॉयल्टी को इंक्रीज़ करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एवरेज से टॉप की तरफ जाने लगेगा। दूसरा, ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो वर्क एम्प्लॉय है वो राइट मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है। कई बार ये हो जाता है कि जो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो अपने सबॉर्डिनेट से काम नहीं करा पा रहे। तो हाँ, आप ये चेक कर लीजिए कि क्या आपका एम्प्लॉय सही सुपरवाइज़र के अंडर में गाइडेंस के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन एडॉप्ट अ सोशल रिकॉग्निशन सिस्टम। अगर आपका एवरेज एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको इग्नोर मत करिए। आप उसको कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे अवार्ड या रिवॉर्ड दीजिए, सोशली इसको अप्रिशिएट करिए, तभी उसकी तरफ पॉजिटिव एनकरेजमेंट होगा। देन अब जो पुअर परफॉर्मेंस है, हम उनके लिए भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उनको भी रोक के रख सकते हैं। जैसे उनसे उनकी पुअर परफॉर्मेंस का कारण पूछिए। कई जगहों पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने वर्क प्लेस से अपने आप को इंगेज नहीं कर पा रहा, वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो भी उसकी परफॉर्मेंस निखर नहीं पाती। और हम जब उससे बात करते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए यदि आपको कोई लग रहा है एम्प्लॉय जो पुअर परफॉर्मेंस है, तो उससे तुरंत बेसिस पे ऑफरली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी आपको लगे, उससे काउंसलिंग और उसकी मेंटरिंग करना शुरू करिए। देखिए कि उसके अंदर कौन सी स्किल्स की कमी आ रही है। जो जॉब वो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो जॉब को करने के लिए ठीक है, क्या उसके अंदर वो प्रॉपर स्किल्स अवेलेबल है जो जॉब के लिए चाहिए। ये सारी बातें आप चेक कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट आता है कि कोशिश करिए कि आप हमेशा सही एम्प्लॉयज़ को ही क्या करें, रिक्रूट करें। हमने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस करते वक्त हमें देखना है कि हमें कौन सी जॉब पे कौन सी जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन होता है। तो जब आप अखबार में जॉब डिस्क्रिप्शन दें तो सही लोगों के एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए, और इन द सिलेक्शन प्रोसेस आप राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो, ये भी आप एक बार इंश्योर कर लीजिए। तो यही था बच्चों आज अपना टॉपिक एम्प्लॉय रिटेंशन। तो बच्चों आज अपना ये कोर्स ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।